नमस्कार प्यारे दोस्तों, ऑल इंस्पायर्ड चैनल आपका स्वागत करता है। आज एक बार फिर आप सभी के सामने एक त्रिया चरित्र की ज्ञानवर्धक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज की एक कहानी त्रिया चरित्र की एक ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की इस कहानी में आप लोगों को यह ज्ञान प्राप्त होगा कि स्त्री जिसका भेद किसी ने नहीं पाया है और स्त्री का भेद कोई भी पुरुष नहीं पा सकता है। प्यारे दोस्तों, आज की यह त्रिया चरित्र की एक ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसलिए आज की इस कहानी को आप सभी को सुनना है। आज की इस कहानी से आप लोगों को यह पता लगेगा कि आखिर चरित्रहीन स्त्री और सत्वंती स्त्री में क्या अंतर होता है। प्यारे दोस्तों, आज किस कहानी से आप सभी अंत तक बने रहे और आज इस कहानी को आप सभी पूरा जरूर सुनिएगा। तो प्यारे मित्रों, चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और बेल आइकन को पेज जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, अगर हो सके तो आज की छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी को अपने मित्र बंधुओं तक जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसे त्रिया चरित्र की ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। चलिए बिना आपका ज्यादा समय व्यर्थ करते हुए आज किस त्रिया चरित्र की ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी एक नगर के बीच में होकर एक संत जा रहे होते हैं। वह संत एक लंबी यात्रा के लिए जा रहे होते हैं और चलते चलते उन्हें शाम हो जाती है। रात ढलने लगती है और जिस रास्ते वह संत जा रहे थे उसी रास्ते होकर एक बुनकर और उसकी पत्नी आ रही थी। प्रिय दोस्तों, जैसे ही बीच रास्ते में उस संत का और उस बुनकर और उसकी पत्नी का मिलाप हुआ तो रात ज्यादा हो जाने के कारण वह संत उस बुनकर से कहता है कि हे बालक, मैं एक संत हूँ और मैं एक लंबी यात्रा को जा रहा हूँ और मुझे चलते चलते रात्रि हो चुकी है। क्या तुम मुझे अपने घर में शरण दे सकते हो, क्योंकि अब रात ज्यादा हो चुकी है और मुझे रात निकालने के लिए कोई स्थान चाहिए। अगर तुम मुझे अपने घर में शरण दे दो तो मैं आपके घर में रुककर रात गुजार लूंगा और सुबह उठते ही सूर्य की पहली किरण देखते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगा। प्रिय दर्शक, और उसके बाद में जैसे ही उस संत ने उस भूलकर से यह बात बोली तो बुनकर संत की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। बुनकर संत से कहने लगा कि हे संत महाराज, आप अगर बोल ही रहे हैं तो आप मेरे घर में रुककर रात गुजार सकते हैं और जब आपकी इच्छा हो तब आप सुबह जा सकते हैं। उसके बाद में वह बुनकर अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, तुम इन संत महाराज जी को घर लेकर चलो और तब तक मैं दूसरे गांव में जाकर मदिरा पान पी कर आता हूँ और तुम तब तक संत महाराज जी को घर ले जाकर इन्हें भोजन ग्रहण करवा। प्रिय दोस्तों, उसके बाद में वह बुनकर अपनी पत्नी को यह आदेश देकर दूसरे गांव की तरफ मदिरा पीने के लिए चले जाता है और वह बुनकर की पत्नी उन संत को अपने घर ले जाकर बिठा देती है और अपने घर का कार्य जल्दी जल्दी करने लगती है और उन संत महाराज जी को जल्दी जल्दी भोजन बनाने लगती है और सोचने लगती है कि मैं इन संत महाराज जी को जल्दी जल्दी भोजन बनाकर अपने पति के अलावा अपने प्रेमी मित्र से मिलने जाऊंगी, क्योंकि मेरे पति अभी दूसरे गांव में मदिरा पीने के लिए गए हैं और उन्हें आते आते बहुत समय लग जाएगा। तब तक मैं संत महाराज जी को भोजन खिलाकर और मेरे प्रेमी मित्र के यहाँ मिलकर आऊंगी।
प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि जिस दिन आसमान में घने बादल छाए हो और धरती पर अंधेरा छाया हो, वह दिन चरित्रहीन स्त्रियों के लिए उनका मन का होता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में बुनकर की वह पत्नी घर का सारा काम काज कर और जल्दी जल्दी भोजन बनाकर और अच्छे से श्रृंगार कर और अपने प्रेमी मित्र से मिलने के लिए घर से चल देती है। मित्रों, कहा जाता है कि जो स्त्री चरित्रहीन होती है वह अपने पति की मृत्यु, अपने घर वालों की मृत्यु हंसते हंसते देख सकती है, और जो स्त्री चरित्रहीन होती है वह स्त्री अपने पति के अलावा अन्य मर्दों के लिए सजती धजती है और श्रृंगार करती है। दोस्तों, उसके बाद में बुनकर की वह पत्नी संत महाराज जी को भोजन कराकर और उन्हें विश्राम करने के लिए लिटाकर और अपने प्रेमी मित्र से मिलने के लिए चल देती है। जैसे ही वह बुनकर की पत्नी आधे रास्ते में पहुंचती है तो उसे शराब में धुत उसका पति आता हुआ दिख जाता है। और जैसे ही बुनकर की पत्नी को शराब में धुत उसका पति आता हुआ दिखता है तो बुनकर की पत्नी जल्दबाजी में हड़बड़ा जाती है और पीछे को तरफ वापस भागने लगती है, और जो उसने श्रृंगार कर रखा था उसे फिर से मिटाने लगती है। परंतु जैसे ही बुनकर की वह पत्नी अपने पति को आगे पीछे की तरफ वापस आने लगी तो इस पूरी घटना को बुनकर ने देख लिया था और बुनकर समझ गया था कि मेरी पत्नी अपने किसी प्रेमी मित्र से मिलने के लिए जा रही है। प्रिय मित्रों, उसके बाद में जो बुनकर था उसने अन्य अपने पड़ोसी लोगों की मुख से अपनी पत्नी के बारे में कई प्रकार की जलील बातें सुन रखी थी, इसलिए उसे यह पता था कि उसकी पत्नी का चक्कर किसी और अन्य मर्द के साथ है। उसके बाद में वह बुनकर अपने घर की तरफ जाता है और बुनकर की वह पत्नी अपने पति से डरकर फिर से लौटकर अपने घर आ जाती है और घर में आकर अपने पूरे श्रृंगार को फिर से मिटा देती है और पहले जैसा ही वेशभूषा पहन लेती है, धारण कर लेती है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही बुनकर नशे में धुत अपने घर आता है तो अपने घर आकर अपनी पत्नी से सवाल जवाब करने लगता है और कहता है कि हे प्रिय, मैंने अभी अभी तुम्हें कहीं जाते हुए देखा है। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे तुम पर यह शंका है कि तुम मेरे अलावा अन्य किसी पुरुष से मिलने के लिए जाती हो, परंतु तुम मुझसे यह बात छुपा रही हो। प्रिय दर्शकों, जैसे ही बुनकर ने अपनी पत्नी से यह बातें कही तो बुनकर की पत्नी गुस्से में लाल हो गई और बुनकर को कई सारे अपशब्द सुना दिए। प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि जो आदमी दोषी होता है, जो मनुष्य दोषी होता है, उसके गांठ का भाव उसके शरीर पर ही दिखने लगता है। यानी कि जो आदमी दोषी होता है, जिसने आपके साथ कोई दोस्त किया हो या फिर वह चोर हो, तो वह आपसे आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं करता है। उसके मुख पर पसीनों का भाव होता है, उसका मुख लाल हो जाता है और इसके कई सारे लक्षण दिखाई देने को मिलते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे में जैसे ही बनकर अपनी पत्नी से यह कहता है तो बुनकर की पत्नी गुस्से में लाल हो जाती है और अपने पति को अपशब्द सुना देती है। प्रिय दर्शकों, यह सब बातें जो बुनकर के घर में संत ठहरे हुए थे वह सुन रहे थे और अपनी आंखों से देख भी रहे थे। प्रिय दर्शकों, उसके बाद बुनकर नशे में धुत अपनी पत्नी से अपशब्द सुनने के बाद में अपनी पत्नी को अपने घर के अंदर ही एक लंबे से पाइप के बांध देता है और बांधने के बाद में
वह बुनकर नशे में धुत अपने घर के अंदर जाकर सो जाता है। प्रिय दोस्तों, उसके कुछ समय बाद बुनकर की पत्नी की एक सहेली आती है और वह सहेली एक नायन होती है। जैसे ही वह नायन सहेली बुनकर की पत्नी के पास आती है तो बुनकर की पत्नी के पास आकर कहती है कि तुम्हें यहाँ पर किसने बांधा है। प्रिय दोस्तों, उसके बाद में बुनकर की पत्नी अपनी उस नायन सहेली को सारी बातें बता देती है। उसके बाद में वह नायन सहेली बुनकर की पत्नी से कहती है कि है तुम्हारा प्रेमी मित्र तुमसे मिलने के लिए जंगल में खड़ा है और तुम उससे मिलने के लिए अभी और इसी ही समय जाओ और उसे मिलकर आओ। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में बुनकर की वह पत्नी अपनी सहेली नायन से कहती है कि सहेली, मैं अपने प्रेमी मित्र से मिलने के लिए तो चली जाऊंगी, परंतु मुझे मेरे पति ने इस बंधन में बांध रखा है और मुझे सजा देने के लिए यहाँ पर बांध रखा है। अगर उन्हें फिर से निद्रा से जागृत हो गई और मुझे यहाँ पर उन्होंने नहीं पाया तो ना जाने वह मेरे साथ क्या कर देंगे। इसलिए मैं अपने प्रेमी मित्र से मिलने के लिए नहीं जा पाऊंगी। प्रिय दोस्तों, उसके बाद में जो बुनकर की पत्नी की सहेली नायन थी, वह नायन बुनकर की पत्नी से कहती है कि हे सहेली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस बंधन से खोल दूंगी और तुम्हारी जगह अपने आप को इस बंधन में बांध लूंगी। तब तक तुम अपने प्रेमी मित्र से मिलकर आओ और जब तुम अपने प्रेमी मित्र से मिलकर आ जाओ तो तुम आकर मुझे इस बंधन से खोल देना और तब तक तुम्हारे पति की निद्रा भी नहीं खुलेगी, क्योंकि वह मदिरा पीकर धूत हो चुका है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में बुनकर की वह पत्नी अपनी सहेली की मदद से अपने प्रेमी मित्र के यहाँ मिलने को चले जाती है और वह नायन बुनकर की पत्नी की जगह उस रस्सी से अपने आप को बांध लेती है और एक लंबा सा घूंघट टांग लेती है। प्रिय दोस्तों को उसके बाद में कुछ समय बाद बुनकर का नशा कम होता है और जैसे ही नशा कम होता है तो उसका गुस्सा भी कम होता जाता है और उसके बाद में वह बुनकर जहां पर उसने अपनी पत्नी को बांधा था वहां पर जाता है, यानी कि नायन के पास जाता है और अपनी पत्नी समझकर वह नायन से कहता है कि हे प्रिया, मैं तुम्हारी सभी गलतियों को माफ कर दूंगा, परंतु तुम आज के बाद मुझसे कभी जीवन में अपशब्द नहीं बोलोगी और दूसरी बात, तुम मेरे अलावा अन्य किसी पुरुष से मिलने, मर्द से मिलने नहीं जाओगी। अगर तुम मेरी इन दो बातों को स्वीकार करती हो तो आज के बाद मैं कभी तुम्हें दंडित नहीं करूंगा और अभी और इसी ही समय में तुम्हें इस रस्सी के बंधन से मुक्त कर दूंगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में नायन कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि अगर बुनकर की बातों का जवाब देती तो बुनकर उसकी आवाज को समझ जाता। इसलिए वह नायन बुनकर की इन बातों का कोई जवाब नहीं देती है और बुनकर के कई बार बोलने के बाद भी वह नायन कोई जवाब नहीं देती है। उसके बाद में बुनकर अपनी पत्नी मानकर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी समझकर उस नायन की नाक काट देता है और जैसे ही ना इनकी नाक काटता है तो नाक काटकर वह फिर से नशे में धुत होकर और जाकर सो जाता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में कुछ समय के बाद बुनकर की वह पत्नी आती है और आकर देखती है तो उसकी जो सहेली नायन थी उसने की नाक कटी हुई मिलती है। उसके बाद में नायन अपनी सहेली बुनकर की पत्नी को सारी बातें बता देती है और कहती है कि आज तुम्हारे पति ने तुम्हारे भरोसे मेरी नाक काट दी है, ना होते हुए भी मेरे ऊपर कलंक लगा दिया है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में
बुनकर की पत्नी अपने आप को उस रस्से के बंधन में बांध लेती है और अपनी सहेली नाइन को मुक्त कर देती है और वह नाइन दर्द पीड़ा के कारण अपने घर जाकर एक चारपाई में लेट जाती है। प्रियदर्शकों, उसके बाद में जैसे ही थोड़ी देर बाद फिर से बुनकर उठकर आता है और आकर अपनी पत्नी से बोलता है कि अब की बार तो मैंने तुम्हारी नाक काटी थी, परंतु अब मैं तुमसे फिर से इन्हीं दो बातों के बारे में वचन लेना चाहता हूँ। अगर तुम मुझसे फिर से ना कर दोगी तो मैं अब की बार तुम्हारे कान भी काट दूंगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही बुनकर अपनी दोनों शर्तों को अपनी पत्नी के सामने रखता है तो बुनकर की वह पत्नी अपने पति से कहती है कि हे दुष्ट, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, मेरी नाक काट कर, परंतु मैं एक सतवंती स्त्री हूँ। मैंने कभी किसी अन्य पुरुष की तरफ तुम्हें नहीं देखा है और मैंने कभी किसी अन्य पुरुष की चाह नहीं की है। तुम मेरे ऊपर कलंक लगा रही हूँ। अगर मैं वाकई में एक चरित्रहीन स्त्री हूँ तो अभी इसी वक्त मेरी राख हो जाएगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरी जो नाक तुमने काटी थी वह नाक अभी और इसी समय पहले जैसी ही हो जाएगी। प्रियदर्शकों, उसके बाद में बुनकर की पत्नी जैसे ही ये शब्द बोलती है और अपने पति से फिर घूंघट उठाकर कहती है कि हे दुष्ट, अब देखो, मैंने बोला था कि अगर मैं वाकई में चरित्रहीन हूँ तो अभी और इसी समय मेरी राख हो जाएगी, परंतु अगर मैं चरित्रहीन नहीं हूँ तो मेरी नाक जो तुमने काटी थी वह फिर से ठीक हो जाएगी और यह देख लो, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ, इसलिए मेरी जो नाक तुमने काटी थी वह फिर से ठीक हो चुकी है। प्रियदर्शकों, फिर उसके बाद में जैसे ही बुनकर अपनी पत्नी की नाक को देखने लगता है तो वाकई में बुनकर की पत्नी की नाक बुनकर को ठीक मिलती है और धरती में कई सारा रक्त उसे पड़ा मिलता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में बुनकर इस घटना को एक चमत्कार मानने लगता है, परंतु बुनकर को क्या पता था कि उसकी वह चरित्रहीन पत्नी उसे मूर्ख बना रही है। प्रिय दोस्तों, उसके बाद में बुनकर इस घटना को, इस झूठी घटना को सत्यथा मानकर और एक चमत्कार मानकर अपनी पत्नी की पूजा करने लगता है। उसे खटिया में बैठाता है। प्रियदर्शकों, इस सारी घटना को वह संत देख रहे थे। वो सारी रात उस संत की बहुत कठिन तरीके से कटी थी। उसके बाद में जैसे ही सवेरा होता है, जिस नाइन की नाक बुनकर ने काटी थी वह नाइन अपने घर एक चारपाई में पड़ी पड़ी रो रही होती है। उसके बाद वह नाइन यह सोचती है कि आज मेरी नाक को मेरी सहेली के पति बुनकर ने काट दी है, परंतु अब जैसे ही मेरे पति यहाँ आएंगे और मेरी इस कटी हुई नाक को देखेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। प्रियदर्शकों, उसके बाद में जो नाइन थी उसने सारी योजना बना ली थी कि इस बुनकर के आरोप को अब मुझे अपने पति के ऊपर थोपना होगा, तभी मैं अपने इस कलंक की सुरक्षा कर सकती हूँ। प्रियदर्शकों, उसके बाद में नाइन अपने पति के आते ही खड़ी हो जाती है और जो नाई था उस नाइन का पति एक राजा के पास पत्थर फोड़ने का कार्य किया करता था। तो जैसे ही नाई आता है और अपनी पत्नी नाइन से कहता है कि हे भाग्यवान, मैं काम के लिए जा रहा हूँ, ऐसा करो तुम मुझे चाकू और छुरी दे दो, परंतु तुम मुझे आज तो छुरी ही दे दो जिससे मैं पत्थरों को फोड़ सकूंगा। प्रिय दोस्तों, उसके बाद में जो नाइन थी वह नाइन जानबूझकर अपने पति को छुरी की जगह चाकू दे देती है और जैसे ही अपने पति को चाकू देती है
तो वह नाइन अपनी पत्नी की इस बेवकूफी को देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे चाकू को फेंककर अपनी पत्नी को फिर से मारता है और कहता है कि तुम मूर्ख हो, मैं तुमसे छुरी मांग रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, वह नाई अपनी पत्नी की और उस चाकू को फेंकता है तो वह नाइन जानबूझकर एक थर की ढोंग करने लगती है और अपनी नाक को पकड़कर रोने लगती है, जबकि वह चाकू उसके बिल्कुल भी टच नहीं हुआ था। उसके कारण झूठ मानकर वह नाइन अपनी नाक को पकड़कर रोने लगती है और घर से बाहर निकलकर जोर जोर से चीखने लगती है और कहने लगती है कि बचाओ बचाओ, मेरे पति ने मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री पर एक नाक काट कर कलंक लगा दिया है और मुझे नाक काट कर एक चरित्रहीन स्त्री बना दिया है और मेरी इस सतवंती स्त्री जैसी चरित्र पर एक कलंक लगा दिया है। प्रिय दोस्तों, उसके बाद जैसे ही सारे गांव वाले इकट्ठा होते हैं तो जो उस नगर का राजा था, जैसे ही राजा को इस बात का पता चलता है तो राजा अपने राजमहल से कई सिपाहियों को भेजते हैं और सिपाहियों को भेजकर उस नाई को अपने दरबार में बुलाते हैं और दरबार में बुलाकर उस नाई से पूछते हैं कि तुमने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी है। उसके बाद में नाई उस राजा को कोई जवाब नहीं देता है और अपनी गर्दन को नीचे कर लेता है। प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि जो मनुष्य दोषी होता है उसके लक्षण उसके शरीर तो ऊपर ही दिखाई देते हैं, क्योंकि जो दोषी होता है वह अपने पैरों को लड़खड़ा कर चलता है और प्रश्न करने वाले व्यक्ति से आंखें मिलाकर नहीं देखता है। इसलिए जैसे ही उसने अपनी गर्दन को नीचे किया और राजा की उस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया तो राजा समझ चुका था कि इस नाई ने वास्तव में अपनी ही पत्नी की बात पर नाक काटी है। उसके बाद में वह राजा उसी को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे देता है और राजा का वह सिपाही उस नाई को सूली पर चढ़ाने लगते हैं। उसके बाद में थोड़ी ही देर बाद जो संत इस पूरी घटना को देख रहा था वह आ जाता है और वह संत अपनी सारी बातों को और उस बुनकर की सारी कहानी को और उस नाई की पत्नी नाइन की सारी कहानी को उस राजा के सामने पेश कर देता है और कहता है कि हे राजन, अपने हाथों से कभी गलत मत करो और मैं अपनी आंखों से कभी गलत देखता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जब सारी रात उस बुनकर के घर में काटी है मुझे इस सारी घटना का मालूम है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में यह सारी घटना वह संत राजा को बता देते हैं और राजा उस बुनकर और उसकी पत्नी को अपने यहाँ बुलाते हैं और उस नाइन को भी अपने यहाँ बुलाते हैं। उसके बाद में उस नाई को सूली से छोड़ देते हैं, आजाद कर देते हैं और वह राजा उस बुनकर और उसकी पत्नी के नाक और कान को कटवा देते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। प्रिय दोस्तों, कहा जाता है कि जो साधु, रोगी, बालक और ब्राह्मण होते हैं यह चारों वध के योग्य नहीं होते हैं, इसलिए कभी इनका वध नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह बुनकर अपनी चरित्रहीन स्त्री के कारण अपने आप को एक गलती का भागीदार बना लेता है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार इस स्त्रिया चरित्र की कहानी को आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। स्त्रियों को आज तक स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।